बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि अफगान तालिबान का मसला क्या है, इनको क्यों बार बार बुखार चढ़ा है और लड़ाई झगड़े के ऊपर ये बार बार आ रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हम डिटेल से इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी बात करूंगा कि क्या अगर अफगान तालिबान को पाकिस्तान थोड़ा बहुत सपोर्ट वगैरह नहीं करता तो क्या अफगान तालिबान अमेरिका को यहाँ से नहीं भगा सकते थे, और अमेरिका की यहाँ पर हुकूमत होती तो क्या टीटीपी इस तरह से सर वगैरह नहीं उठाती। ये क्यों बार बार प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर अफगान तालिबान आ ही नहीं सकते थे। पाकिस्तान ने किस लेवल के ऊपर सपोर्ट किया ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं, क्योंकि मैं वहां पर था, मैं अफगानिस्तान के अंदर था। और जो लोग मुझे पहले से सब्सक्राइब कर चुके थे रियलिज्म के चैनल के ऊपर, तो उन लोगों को पता है कि पंजशीर की पूरी बैटल मैंने उनको दिखाई दी कि कैसे लड़ी गई है पंजशीर के अंदर। सो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल से रिसर्च भी है, काफी गहरी नजर भी है, इसके ऊपर मैं लिखता भी रहता हूँ। बहरहाल ये बातें मैंने कुछ डिटेल से आपको बतानी है कि ये एक्चुअली में पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, उसके बाद अफगान तालिबान ने टीटीपी को सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। ये एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जो हमें बताई जा रही है, इतना सिंप्लीफाइड चीजें नहीं है। अगर पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट ना करता तब क्या होता, ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी जो इस वक्त वाइल्ड स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां वगैरह कर रही है, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर एटीट्यूड है ये नहीं चलेगा इस जंग के अंदर। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए और भी बहुत कुछ चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा जोक सुना के शुरुआत करता हूँ। वजह यह है कि लोग कहते हैं कि आपके ऑडियो लॉग से बहुत मायूसी फैलती है, तो थोड़ा बहुत जोक ही सुना देता हूँ, हो सकता है इससे आपको थोड़ी बहुत खुशी मिले। तो जोक कुछ इस तरह से, दुनिया के कुछ बेहतरीन उर्दू बोलने वालों के दरमियान मुकाबला हुआ। ये उस शख्स के लिए जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार कहता है कि उर्दू बोलना सीख लो, बार बार उर्दू बोलना सीख लो। अरे भाई नहीं आती, क्या करें अब। तो कुछ दुनिया के बेहतरीन उर्दू बोलने वालों के दरमियान मुकाबला हुआ। सवाल निहायत ही मुश्किल था। मुश्किल सवाल क्या था कि सुकून, इत्मीनान, खुशी, खामोशी और ज़हनी यकसवी को 5 अल्फाज के जुमले में बयान करना है। मतलब ये सारे के सारे 5 अल्फाज एक जुमले के अंदर होने चाहिए और सबका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। तो जिसने मुकाबला जीता ना, उसने बड़ा कमाल का जुमला बनाया था। उसने कहा था कि मेरी बीवी सो रही है, इसमें ही ये सारे के सारे 5 अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं। मतलब बीवी सो रही है तब मुझे सुकून भी है, इत्मीनान भी है, खुशी भी है, खामोशी भी है और ज़हनी यकसुई भी है। तो ये एक छोटा मोटा सा जोक था। बहरहाल बैक टू द बिजनेस। अब जनाब बात यह है कि अफगान तालिबान को यहाँ पर थोड़ा सा हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि अफगान तालिबान यहाँ पर आ ही नहीं सकते थे अगर पाकिस्तान सपोर्ट वगैरह नहीं करता। इतना आसान भी नहीं था। अफगान तालिबान यहाँ पर आने वाले थे, इनके पास वेपन सप्लाईज के लिए सिर्फ पाकिस्तान का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। ईरान से हथियार ले रहे थे, उज्बेक से हथियार ले रहे थे, आपके जो रशियन है वो इनको वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहे थे। अभी तो एक फेमस वो रशियन एजेंट है जिसका एक्सचेंज हुआ है यूक्रेन वार के दौरान, वो किस लिए पकड़ा गया था अमेरिका के अंदर, उसको अमेरिकन ने क्यों अरेस्ट किया था, उस विक्टर फ्रैंकलिन कुछ नाम है उसका। तो उसको इसीलिए पकड़ा गया था कि वो अफगान तालिबान को वेपन्स वगैरह सप्लाई कर रहा था और अफगान तालिबान को बाउंटीज दे रहा था कि इतने अमेरिकन सोल्जर मारने, इतने अमेरिकन जनरल्स वगैरह मारने। सो अफगान तालिबान के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे हथियार वगैरह जमा करने के लिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अफगान तालिबान का नेटवर्क वगैरह समझना पड़ेगा। अफगान तालिबान एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट वगैरह नहीं है। यहाँ पर जो बहुत ज्यादा दम पीटा जाता है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है नहीं। हकानी नेटवर्क भी है, कंधारी ग्रुप भी है, उज्बेक फाइटर्स भी है। अब हेरात के अंदर एक अलग लश्कर बैठा हुआ है। सो उनकी सेंट्रल अथॉरिटी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के अंदर आती है। कोयटा शुरा कोयटा के अंदर हुआ करती थी, वहां पर डिसाइड हुआ था मुल्ला उमर की डेथ के 40 दिन के बाद। ये बेटी डेम्स की जो बुक है, मैंने उसके अंदर रेफरेंसेस वगैरह आपको बता दिए थे कि कोयटा शुरा ने मुल्ला उमर का सक्सेसर कैसे चुना था और मुल्ला उमर की फैमिली को कैसे एतराजात थे, हकानी नेटवर्क को कैसे एतराजात थे, उनको कैसे दूर किया गया था, फिर कैसे एग्रीमेंट वगैरह किया गया था, पूरा ग्रुप टूटने के ऊपर आया था, कैसे 18 से 20 कमांडर्स ने मिलकर यकजहती के साथ फैसला कर दिया था कि मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ही आकर कमांड करेगा, लीड करेगा। और मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जिंदा है नहीं है, इसके पीछे कौन गया था, ये भी एक अलग ही कहानी है। सो जिनको डिटेल नहीं पता होती ना, वो यहाँ पर आकर बड़ी लंबी छोड़ के चले जाते हैं कि यूं कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इतना नहीं है आसान मामला। अब मैं कल एक सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह का कुछ सुन रहा था। सऊदी अरब में मुझे कोई भी सैयद नहीं दिखता, पाकिस्तान में सारे के सारे सैयद होते हैं। बहरहाल ये भी एक अलग ही टॉपिक है। तो वो बंदा क्या कह रहा था, वो बंदा कह रहा था कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को सपोर्ट किया, उसके बाद अमेरिका को अफगान तालिबान ने वहां से हटाया, जिसके बाद जाकर अफगान तालिबान अब टीटीपी को सपोर्ट करे। इतना आसान नहीं था। अफगान तालिबान आने वाले थे, अगर पाकिस्तान सपोर्ट ना भी करता तब भी अफगान तालिबान आने वाले थे। यहाँ पर जो दोहा एग्रीमेंट कतर के अंदर अफगान तालिबान का ऑफिस खोला गया, कोयटा शुरा को वहां पर लॉन्च किया गया, ये किस लिए किया गया था। अमेरिका तंग आ चुका था। अमेरिका को जो मेजर सेटबैक मिला वो उसके नॉर्दर्न अलायंस से, हामिद करजई से, अशरफ गनी से, वहां पर हेरात के अंदर बैठे हुए दहशतगर्दों से जो कि मोस्टली ड्रग पेडलर्स हैं, उसके अलावा जो आपके मजार शरीफ के अंदर उज्बेक फाइटर थे, उन लोगों से बहुत ज्यादा मायूसी हुई थी अमेरिका को।
को, इन सबको मिलाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट अमेरिका बनाना चाहता था अफगानिस्तान के अंदर। और इसके लिए इंडिया को भी लाया था कि इंडिया तुमको पैसे भी देगा, हम तुम्हें हथियार भी दे रहे हैं, हम तुम्हें ट्रेन भी कर रहे हैं, आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिससे तुम अफगानिस्तान को चला सको, फिर हम यहाँ पर जमहूरियत वगैरह कल्टीवेट करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम अफगानिस्तान को चला लेंगे। इसके लिए अमेरिका ने उन वॉर क्रिमिनल्स का भी साथ दिया जिन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह की थी। ये जो ड्रग पेडलर्स थे हेरात के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन वहां पर क्यों गया था? ब्रिटेन वहां से उन ड्रग पेडलर्स की मदद से ड्रग सप्लाई कर रहा था लैटिन अमेरिका के अंदर ताकि पैसे बना सके। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर माल भी बना रहे थे। अब पंचशीर के अंदर जो जंग हो रही थी मैं देख रहा था, वहां पर जो ग्रीन कलर के एमरल्ड्स होते हैं, जमरुद कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं, सो वो एमरल्ड्स सारे के सारे फ्रांस वहां से चोरी करता था। अहमद शाह मसूद का बेटा वहां से वो सारे के सारे जमरुद चोरी करके स्मगल करके फ्रांस को बेच रहा था। इसी तरह से वहां के जो मिनरल्स हैं उसके ऊपर ये जो आपका ज़ल्मे खलीलजादे इसकी नजर थी, उसके भाई ने सारे के सारे वहां के मिनरल्स के ठेके लिए हुए। यहाँ पर जंग भी हो रही है, यहाँ पर पैसों की लेन देन भी हो रही है, यहाँ पर स्मगलिंग भी हो रही है, इंटरनेशनल पावर्स भी ऑन बोर्ड है। इतना आसान नेक्सस है ही नहीं जिस तरह से समझा जाता है यहाँ पर के सिर्फ दीन के खातिर सब कुछ हो रहा है। बदनाम करने के लिए तो इस्लाम है, लेकिन नीचे जो माल कुटाई पैसे वैसे की लेन देन हो रही है वो कौन देखेगा? अब ये जो दाइश बनी थी आईएसएस, वो किस लिए आई थी? आईएसएस बनाई अमेरिका ने इसराइल की मदद से, इंडिया की मदद से, इन तीनों ने इसीलिए बनाई थी कि बशार अल असद को कमजोर किया जा सके, इराक के अंदर शिया कम्युनिटी को पीछे रगेड़ा जा सके, क्योंकि ईरान का कंट्रोल इराक के ऊपर ज्यादा बढ़ता जा रहा था, उसको कंट्रोल करना था, इसीलिए बनाई गई थी। और अलकायदा के जो लीडर्स थे, जो फॉरेन फाइटर्स थे, जो कि अंडरग्राउंड हो चुके थे, दाइश बनाकर उन सबको अट्रैक्ट करना था कि वो सारे के सारे दाइश के अंदर ज्वाइन कर जाएं। अफगान तालिबान को भी डिवाइड करना था ताकि वो दाइश के अंदर ज्वाइन कर जाएं, जिससे यहाँ पर डिवाइड पैदा हो, इनकी रैंक्स में डिवाइड पैदा हो। लेकिन दाइश बुरी तरह से फेल हुई। अलकायदा का नेटवर्क भी इंटेक्ट रहा, अफगान तालिबान का नेटवर्क भी इंटेक्ट रहा, बल्कि दाइश को ज्वाइन किसने किया? जेलों के अंदर बैठे हुए क्रिमिनल्स ने। और उन्होंने फिर जो कयामत वगैरह ढाई है, तो उसकी वजह से वहां पर जुल्म कत्लो गारत बहुत ज्यादा हुई, और जिसकी वजह से बदनाम कौन हुआ? इस्लाम बदनाम हुआ। और इनको बनाने वाला कौन था? अमेरिकन, इसराइली और इंडियंस, उनका तो नाम ही नहीं आया। तो सैयद मुजम्मिल शाह जो बता रहे थे हमें कि अफगान तालिबान को अगर हम सपोर्ट ना करते तो वो बिल्कुल भी नहीं आते, अमेरिका यहाँ से जाता ही नहीं। 2018 से पहले कतर के अंदर, दोहा के अंदर एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। अमेरिका ने हमें रिक्वेस्ट किया था हमें यहाँ से निकलना है। वजह यह है कि अमेरिका को स्ट्रेटेजिक राइवल्स के साथ कंपटीशन में जाना था, चाइना और रशिया के साथ। जो ही अमेरिका यहाँ से निकला है, उन्होंने यूक्रेन की जंग छेड़ दी है और अपने स्ट्रेटेजिक राइवल रशिया के साथ पंगे ले रहे हैं और उसको कमजोर करने की कोशिश करें, जो कि काफी हद तक कर भी चुके हैं। इसी यूक्रेन की जंग को खत्म करने के बाद ये सीधा ताइवान के अंदर जाएंगे और ताइवान की जंग को शुरू करेंगे। वो उनके स्ट्रेटेजिक राइवल्स है, उनको उनके साथ कंपटीशन में जाना था। अमेरिकन ग्लोबल पॉलिसी ये है कि दुनिया के अंदर हमने अपनी ताकत सबसे ज्यादा बढ़ानी और दूसरों को कमजोर रखना है, ताकि कोई भी हमें चैलेंज ना कर सके। ये पॉलिसी उन्होंने कब से बनाई है? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका जानता है कि उन्होंने लकीली जीत ली थी। अगर अमेरिकन को 6 महीने डिले हो जाते और हिटलर अपने मॉडर्न वेपन्स बनाने में कामयाब हो जाता तो अमेरिकन की ऐसी की तैसी कर देता एडोल्फ हिटलर। हिटलर के पास रिसोर्सेज कम पड़ गए थे और हिटलर के पास फ्यूल कम पड़ गया था और टाइम की शॉर्टेज आ गई थी, जिसकी वजह से हिटलर हारा, वरना हिटलर कभी भी हारने वाला नहीं था। सो अमेरिकन ने उसी टाइम के ऊपर सोच लिया था कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर कभी भी हिटलर जैसी ताकत को नहीं लाने देना। वजह यह कि वो डायरेक्ट थ्रेट बन जाएगा अमेरिकन सुपरमेसी के लिए, अमेरिकन पावर के लिए, और फिर से एक लंबी जंग छेड़नी पड़ेगी उस हिटलर के खिलाफ। यह है अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस स्ट्रेटेजी को वो परस्यू कर रहे थे। अब अमेरिकन ने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी रिसोर्सेज ड्रॉन हो रही है, उनके मैन पावर ड्रॉन हो रहा है, उनके पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं और वॉर की विक्ट्री भी नजर नहीं आ रही। और ये जो पॉलिटिकल सेटअप हम बनाना चाहते हैं, पीडीएम जैसी जमातें वहां पर उन्होंने बनाई थी, अशरफ गनी को ले आए, हामिद करजी को ले आए, ये हेरात वाले, ये आपके मजार शरीफ वाले उज़्बेक फाइटर लेके आए, ये अहमद शाह मसूद के बेटे वगैरह लेकर आए, लेकिन वो लोग आपस में बैठने को तैयार नहीं थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जिसकी वजह से अफगान तालिबान ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। सो अमेरिकन ने आखिर रो पिट कर कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कतर में ऑफिस खुलवाई थी कि इनके साथ बात करते हैं ताकि इनके साथ बातचीत करके यहाँ से कट ले ले और एक सेफ एग्जिट अमेरिकन को मिल जाए। इंडियंस यहाँ पर बहुत ज्यादा नाराज थे। इंडियंस कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं हो रहा, अब नहीं जाए। इंडियंस तो चाहते थे यहाँ पर मार कुटाई हो, यहाँ पर झगड़ा हो, ताकि पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान का अटेंशन डिवाइडेड हो, ईस्ट बॉर्डर से हटकर वेस्ट बॉर्डर की तरफ पाकिस्तान का अटेंशन हो। सो इंडियंस तो यही चाहते थे कि वहां पर एक लड़ाई झगड़ा चलता रहे, इसीलिए दाइश भी वहां पर आई, वहां पर अमेरिकन के ऊपर भी अटैक ज्यादा किए गए। जब भी पीस टॉक्स होती उनको सबोटेज कौन करता था? इंडियंस करते थे। वजह यह थी कि इंडियंस को पता था पाकिस्तान का अटेंशन डिवाइड होना चाहिए, और पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान रहती थी इसी टाइम के ऊपर कि अमेरिकन अगर यहाँ से चले गए तो फिर हमारी मदद कौन करेगा, हमें पैसे वगैरह कौन देगा, फिर तो हम दुनिया के अंदर आइसोलेट हो जाएंगे, हमारे पैसे हमारी अयाशिया वयाशिया को क्या होगा। अमेरिकन आजकल मौजूद है, थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा तो देते हैं, उसके बाद क्या होगा। ये वो थिंकिंग थी पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी। सो ये आप थोड़ा सा समझे ब्रॉड
स्पेक्ट्रम में कि ये जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। यहाँ पर बच्चे बच्चे आकर कमेंट करके चले जाते हैं कि भाई हमें ये कर देना चाहिए, हमें मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह कर लेना चाहिए, हम अफगान तालिबान को घुसकर मारेंगे। भाईजान, अफगान तालिबान को घुसकर मारने के लिए आपको वॉर प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। कितना खर्चा आएगा आपको पता है? कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा? ये तीनों कैलकुलेशंस आपने कभी की है? मैं आपको कैलकुलेशंस करके बता देता हूँ। जब भी कोई जंग होती है तो उसके लिए पहले वॉर प्रिपरेशंस की जाती है, वार को असेस किया जाता है कि इस जंग के ऊपर खर्चा वगैरह कैसे आएगा। ये जो आपने 9/11 के बाद किया था, आपने वॉर प्रिपरेशंस नहीं की थी, वॉर कैलकुलेशंस नहीं की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जंग 20 साल तक चलती गई। अगर आप उस टाइम के ऊपर रियलिटी बेस्ड वॉर असेसमेंट कर लेते, प्लान कर लेते, ऑर्गेनाइज कर लेते, तब ये आपकी जंग 2010 से पहले भी खत्म हो सकती थी। लेकिन आपने नहीं किया। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जंग छिड़ती गई, चलते चलते 2022 तक आ चुकी है। अब आते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर आप मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे तो उसका क्या सेटबैक आएगा। फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम वक्त के लिए अफगान तालिबान को मैसिव सेटबैक होंगे। आपके पास एयरफोर्स है, आपके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, आर्टिलरी सपोर्ट है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान शहरों के ऊपर कंट्रोल मेंटेन करने में उनको तकलीफ होगी। सिविलियन कैजुअलिटीज उनकी बहुत ज्यादा होंगी और उन सिविलियन कैजुअलिटीज का उनको परवाह भी नहीं है। फ्रेंकली स्पीकिंग, उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज का उनको परवाह भी नहीं है। दाइश वहां पर बम ब्लास्ट करती है तो वो अपने बच्चों को उठाते भी नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ। उनको उठाने के लिए कौन जाता है, मैं बता देता हूँ। उनके माँ बाप जाते हैं, अपना बच्चा ढूंढते, उसकी टांग ढूंढते, उसका पाँव ढूंढते, फिर उसको जाकर उठा कर ले आते। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कोई अफगान तालिबान वहां पर कोई इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस नहीं ऑफर करता। उनके माँ बाप, बहन, भाई जाकर अपने भाई की लाश ढूंढते और उसको निकाल के ले आते हैं। अफगान तालिबान नहीं उठाते। मर गए सो मर गए, ये है उनका एटीट्यूड। सो आप उनकी सिविलियन कैजुअलिटीज करेंगे, उनको परवाह ही नहीं है, वो आएंगे ही नहीं निगोशिएशन टेबल के ऊपर। और अफगान तालिबान के साथ जंग जीतने के लिए कम से कम आपको $1 ट्रिलियन का बजट होना चाहिए, 20 साल का टाइम होना चाहिए और 20 लाख से ज्यादा बड़ी फौज होनी चाहिए। तब जाकर आप उसकी टेरिटरी को कंट्रोल कर सकेंगे, उसके ऊपर नजर रख सकेंगे। 20 साल का टाइम है, $1 ट्रिलियन रुपीस आपके पास है, 20 लाख की फौज है आपके पास। उसके बाद जाकर आपका ईस्टर्न फ्रंट भी सिक्योर होना चाहिए। क्या आपका ईस्टर्न फ्रंट वगैरह सिक्योर है? ये तो यही काम हो गया कि गुस्से में आकर आप उल्टी सीधी पॉलिसीज बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट आउट कर दूं। जब अमेरिकन भी मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर तो टीटीपी के ऊपर अमेरिकन ने कुछ मैसिव एयर स्ट्राइक्स वगैरह नहीं की थी, टीटीपी के नेटवर्क को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है, अफगान तालिबान के आने के बाद टीटीपी को आजादी बहुत ज्यादा मिल गई है अफगानिस्तान के अंदर। वजह यह है कि उनके सारे के सारे फाइटर दूसरे फाइटर के साथ मिलकर लड़ते रहे कांटेक्ट में, इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा स्पेस मिला है। लेकिन क्या ये स्पेस अमेरिकन के टाइम के ऊपर नहीं था? अमेरिकन के टाइम के ऊपर भी स्पेस अवेलेबल था। अफगान गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया हुआ था टीटीपी के खिलाफ, ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। और यहाँ पर रही बात दूसरी कि पाकिस्तान अगर सपोर्ट नहीं करता तो अफगान तालिबान कभी भी वापस नहीं आ सकते थे। ये भी बहुत छोटी सी वर्जन है। पाकिस्तान का सपोर्ट ना भी होता तब भी अफगान तालिबान आते। वजह यह थी कि अमेरिकन जो भी पॉलिटिकल सेटअप बनाना चाहते थे अफगानिस्तान के अंदर वो बन ही नहीं रहा था। ये जो आपके नॉर्थ और वेस्ट वाले, ये जो हामिद करज़ई, अशरफ गनी, ये आपस में मिल ही नहीं रहे थे, बात ही नहीं कर रहे थे। तो पॉलिटिकल सेटअप क्या बनना था वहां पर, जिसकी वजह से अमेरिका ने कहा कि ये लोग तो एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करे, यहां से निकल लो जितनी जल्दी निकलना है। अब आते हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ। वहां पर फैसले लिए गए कि हम मेजर स्केल के ऊपर ऑपरेशंस वगैरह करते जा रहे हैं। ऑपरेशन से इन मामला का हल निकलेगा। कितने ऑपरेशंस हम कर चुके हैं, ऑपरेशंस करेंगे, कहां पर ऑपरेशन करोगे? अब तो कोई टेरिटरी तो है ही नहीं अफगान तालिबान की, यहाँ तालिबान की, टीटीपी की, पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहां पर टीटीपी ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है? कोई टेरिटरी नहीं है ना। छोटे मोटे पहाड़ है और वहां पर भी इसीलिए आए क्योंकि जनरल बाजवा ने उनको आने दिया था। जनरल बाजवा नहीं आने देता तो वो बिल्कुल भी नहीं आते। आप सिर्फ और सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बॉर्डर फेंस को रीइक्विप करें, रीआर्म करें, वहां पर जाकर बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक करें, बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करें। उसके बाद जाकर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आईबीओस जो है वो कंडक्ट करें पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो भी मिलिट्री जनरल सोच रहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, बेवकूफ है। इस वक्त कोई जरूरत नहीं है एयर स्ट्राइक करने की। सब्र करें क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन सूट नहीं करती। मैं जानता हूं इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि एपीएस जैसा एक और वाकया भी हो जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आपके जनरल बाजवा ने आपको जाकर इसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्शंस वगैरह नहीं कर सकते। जितने भी आप एक्शंस करेंगे वो बैकफायर करेंगे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। सो बेहतर है इस वक्त सब्र करें, सिर्फ बॉर्डर फेंस को मैनेज करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ठीक करें, बॉर्डर मैनेजमेंट को ठीक करें, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। इससे ही आपका तमाम तर मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जाकर आप अफगान तालिबान के साथ निगोशिएट करें। और इन सबको करने के लिए मेहरबानी करके फौज को कोई भी अपना कंधा देने की जरूरत नहीं है। अब ये अपना कंधा देने के लिए आ रहे हैं, वजह यह कि इनको लगता है कि ये करके ये लोग पाकिस्तान की आवाम का ट्रस्ट जीत लेंगे। कोई जरूरत नहीं है। सीधा जाकर कहें कि सिविलियन लीडरशिप ओनरशिप ले ऑपरेशंस की। सिविलियन लीडरशिप क्या चूड़ियां पहनने के लिए बैठी हुई है क्या? जहां पर मार्गरेट थैचर जैसी लड़की थी
उसने जाकर फोकलैंड आइलैंड की वॉर कंडक्ट की, अर्जेंटीना को हरा दिया। एक सिविलियन लीडर थी ना, वो वॉर कंडक्ट कर रही थी। रोजवेल्ट ने पूरी की पूरी जंग अजीम दोम सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी है, सिविलियन लीडरशिप थी ना, लड़ रही थी ना। यहाँ पर सिविलियन लीडरशिप उल्टी सीधे बयानबाजी करने में मशहूर है, और जब जंग लड़ने का मौका आता है तो फौज को आगे कर देती है। कमांड ले ना फौजियों की, इनको बड़ा शौक है सिविलियन सुपरमेसी का, तो थोड़ा बहुत कमांड तो ले जंग की। सारी सिविलियन लीडरशिप से बस बयान दिलवा दो, अच्छे खासे बयान दे देंगे। अब यहाँ पर जो जंग लड़नी है इसके अंदर आर्मी क्यों कूदे? सबसे पहले तो सिविलियन लीडरशिप को ऑनरशिप लेनी चाहिए कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। उसके बाद जाकर देखेंगे ना, क्रेडिट भी ले, नुकसान हो तो उसका बैकलैश भी ले, लेकिन सिविलियन लीडरशिप ऑनरशिप तो ले। सिविलियन लीडरशिप पीछे बैठी रहती है, उसके बाद मिलिट्री को स्पेस मिल जाता है। सो ये वो चीजें जो पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप को भी सोचनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर जंगे भी उन्हें ही लड़नी है। अब बातें हैं अफगान तालिबान के ऊपर। अफगान तालिबान चाहते क्या है? यहाँ पर जो मुझे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रही है, पाकिस्तान दोबारा से वहां पर मतलब है ना मशकरियां करना शुरू कर दी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करा है, कंधारी ग्रुप को दबाने की कोशिश करा है। अब इनके ग्रुप राइवलरीज में पाकिस्तान का कुछ वगैरह नहीं जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्शंस वगैरह किए जा रहे हैं जिसका बैकलैश वगैरह टीटीपी की सूरत में पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि टीटीपी ने ये सारे के सारे अटैक बस ऐसे ही कर दिए? टीटीपी का असल मसला यह है कि टीटीपी चाहती है कि यहाँ पर वजीरिस्तान के अंदर, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर उनकी एक बादशाहत बनाई जाए जो उनकी पहले बादशाह थी। क्योंकि ये लोग वहां पर जाते थे, 20-20 जीपे हुआ करती थी, पैसे कले करते थे, भत्ता कले करते थे, बड़ा पैसा हुआ करता था, 4-4, 5-5 शादियां करते थे, अयाशियां हुआ करती थी इन लोगों की। सो वहां पर वो जो ग्रुप लीडर बनता था बड़ा मजा करता था, और उसके बाद थोड़े बहुत चेले चपाड़े होते थे, उनकी भी अयाशियां करवा देता था। सो ये चाहते हैं कि उनको वहां पर एक छोटी सी सल्तनत बनाकर दी जाए, ये उनकी डिमांड है। अफगान तालिबान इनकी डिमांड को सपोर्ट वगैरह नहीं करते फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन अफगान तालिबान इतने भी बेवकूफ नहीं है कि जब आप उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो वो टीटीपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये भी तो एक फैक्ट है। जब अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली थी अफगानिस्तान के अंदर, तो सबसे पहले पता है किसका रगड़ा लग गया था? बीएलए का, बलोच लिबरेशन आर्मी थी, उसका रगड़ा लग गया था। फिर बीएलए पता है कहां पर भागी थी? ईरान के अंदर भागी थी। फिर ईरान को दबाया गया था तो ईरान ने कहा कि यहां से भी ऑपरेशन वगैरह नहीं करेंगे। उसके बाद बीएलए भागी थी दुबई के अंदर। दुबई के बाद वो बीएलए इनऑपरेटिव हो गई थी, लेकिन बाद में जाकर बीएलए ने कंधार तालिबान को परसुएट किया कि आप हमारी मदद करें, पाकिस्तानी हम पर जुल्म करते हैं। और कोयटा शूरा जो कंधार में बैठी हुई है इस वक्त, वो सारी की सारी तो कोयटा के अंदर रह गई थी। उनको तो पता है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा था। सो ये एक और एंगल है जिसके हवाले से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर मसला जंग का नहीं है, हथियारों का नहीं है, बॉम्ब ब्लास्टिंग का नहीं है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर पॉलिटिकल डायलॉग होना है, निगोसिएशंस हो रही है। बाकी रही बात ऑपरेशन के हवाले से, तो इस वक्त टीटीपी के पास कोई मेजर एरिया तो पाकिस्तान के अंदर उनके पास है ही नहीं जो उनका बेस कैंप हो, जहां से वो अटैक लॉन्च कर सके। थोड़े बहुत पहाड़ों के ऊपर गए हैं, वहां पर भी सर्दी है, वहां पर भी वो ठिठर ठिठर कर मर रहे हैं, अब वहां से भाग रहे हैं। सो पाकिस्तान को अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक करनी है, अपने मुल्क के अंदर नेटवर्क्स ढूंढ के टीटीपी के उनके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करने। उसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करना है अफगान गवर्नमेंट के साथ कि हम आपकी पॉलिसी के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे, आप हमारी पॉलिसी के अंदर इंटरवीन नहीं करेंगे। वो ब्रॉड बेस्ड डायलॉग कौन कर सकता है? वो आपकी एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर सकती है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो अवाम को, जो पाकिस्तानी अवाम को कॉन्फिडेंस में ले सके। अब इमरान खान इतना कॉम्पिटेंट है कि इस तरह का ब्रॉड बेस्ड डायलॉग कर सके नहीं कर सके, ये एक अलग मौजू है। मुझे नहीं लगता वो इतना कॉम्पिटेंट है। मिलिट्रीज को जो डेटा फीड करेगी वो उसको अप्रूव करता जाएगा, बाद में कहेगा कि मिलिट्री ने तो मुझे गलत डेटा फीड किया था, मैं रोटी को चोची बोलता हूं। तो बाद में वो रोना धोना करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर एक सिविलियन गवर्नमेंट चाहिए जो पॉलिटिकल डायलॉग कर सके अफगान गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद जाकर आपका मामला हल होगे। बाकी मिलिट्री ऑपरेशन से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मैंने सारे देखे हुए हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।